हेलो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके इरादों को समझना मुश्किल होता है। कभी कभी कोई बिना कुछ कहे ही हमें किसी काम के लिए तैयार कर लेता है। वे हमारी सोच को इस तरह मोड़ देते हैं कि हमें खुद नहीं पता हमने कब, कैसे और क्यों किसी चीज को स्वीकार कर लिया। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई चुपके से आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी भावनाओं का इस तरह इस्तेमाल किया कि आप अपनी ही जिंदगी में लाचार महसूस करने लगे? स्वागत है डार्क साइकोलॉजी की रहस्यमयी दुनिया में। यह एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानी दिमाग को इतनी चालाकी से समझा और नियंत्रित किया जाता है कि इंसान को खुद नहीं पता वह कब एक अदृश्य जाल में फंस गया। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी रहस्यमयी विषय की गहराई में ले जाती है। यह किताब उन छिपी हुई मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों को उजागर करती है जिन्हें बेहद चतुर और चालबाज लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे वे राजनेता हों, बिक्री विशेषज्ञ हों या फिर वे लोग जो अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम इसकी हर रणनीति को समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लोग आपकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम यह भी जानेंगे कि आप खुद को इन चालाकियों से कैसे बचा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाने वाला कोई काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। हमारे कार्यालय की राजनीति में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत में और यहां तक कि परिवार के कुछ रिश्तों में भी। डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा यह है कि यह ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे दूसरों की सोच को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत हासिल कर लेते हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाया जाए। अगर कोई आपसे कहे तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अक्सर वही चीजें सबसे खतरनाक होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सब कुछ चुपके से, बेहद चालाकी के साथ किया जाता है। यह एक ऐसी शांत जंग है जहां शब्द, भावनाएं और इंसानी दिमाग ही सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के रहस्य क्या हैं और कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी को बिना आपकी मर्जी के नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको न सिर्फ इन मैनिपुलेटिव तकनीकों के बारे में बताएंगे, बल्कि यह भी सिखाएंगे कि इनसे बचने के सबसे प्रभावी तरीके क्या हैं। आइए इस आकर्षक और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएं। डार्क साइकोलॉजी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे कार्यों को भी नियंत्रित कर सकती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के रहस्य और रणनीतियां। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ बोले ही पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में ले लेता है? क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग इतनी चतुराई से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता? वह अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और के इरादों के जाल में फंसकर फैसले ले रहा है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी की गहरी और छिपी हुई रणनीतियों का कमाल है। ये रणनीतियां वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों के मन और भावनाओं को अपने फायदे के लिए हथियार की तरह उपयोग करना जानते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों के जरिए किसी की सोच, भावनाएं और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सामने वाले को इसका एहसास तक नहीं होता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति नैतिकता के साथ उपयोग कर सकता है, लेकिन गलत हाथों में यह खतरनाक हथियार बन जाती है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में माहिर होते हैं वे कुछ खास रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियों को समझते हैं। पहली रणनीति, भावनात्मक नकल, इमोशनल मिररिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार की सूक्ष्म नकल करता है। जब कोई आपके जैसा व्यवहार करने लगता है तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अनजाने में विश्वास पैदा हो जाता है। यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। दूसरी रणनीति, डर का नियंत्रण, फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में माहिर लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके मन में अनिश्चितता और भय पैदा करते हैं।
वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है, चाहे वह आर्थिक नुकसान हो, सामाजिक अस्वीकृति हो या भावनात्मक टूटन। इस तरह वे आपके दिमाग में एक ऐसा कथन स्थापित कर देते हैं जो उनके हित में काम करता है। तीसरी रणनीति, गैसलाइटिंग। यह एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपकी वास्तविकता की समझ को तोड़ मरोड़ देता है। वे आपको आपके ही विचारों, यादों और अनुभवों पर शक करने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार कहे तुम गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त सही नहीं है, तो आप धीरे धीरे अपनी सोच पर संदेह करने लगते हैं। यह तकनीक इतनी प्रभावी होती है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि पर भरोसा खो देता है और मैनिपुलेटर पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। चौथी रणनीति, अपराध बोध, गिल्ट ट्रिपिंग। यह एक ऐसी चाल है जिसमें व्यक्ति आपके अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि आप उसकी बात मानने को मजबूर हो जाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा या तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ होगी, तो यह गिल्ट ट्रिपिंग है। यह एक सूक्ष्म लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये तकनीकें सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भी होता है, चाहे वह राजनीति हो, व्यवसाय हो, मार्केटिंग हो या सोशल मीडिया। कंपनियां लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को समझकर ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जो हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आपने कभी देखा कि कुछ कंपनियां सीमित समय का ऑफर या स्टॉक जल्दी खत्म हो रहा है जैसे दावों के जरिए डर पैदा करती हैं? इससे ग्राहक जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कई नेता लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करके अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इस तकनीक में मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से अलग थलग कर देता है ताकि वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाए। वे यह विश्वास दिलाते हैं कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं हैं और सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई अकेला महसूस करने लगता है तो वह मैनिपुलेटर की बातों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल कोई भी सही या गलत तरीके से कर सकता है। अगर आप इन्हें पहचानना सीख लें तो न सिर्फ आप दूसरों के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि अपने दिमाग को भी मजबूत बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इन रणनीतियों को पहचान सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे जरूरी, क्या आप खुद को इनसे बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को समझना इसलिए जरूरी नहीं कि आप दूसरों को नियंत्रित करें, बल्कि इसलिए कि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें। जब आप इन गहरी मनोवैज्ञानिक चालों को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को एक मानसिक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं या इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह। चैप्टर 2, डार्क साइकोलॉजी का विश्लेषण। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपके पास इंसानी दिमाग की गहरी चालों को समझने की शक्ति हो तो आप कितना कुछ अपने पक्ष में कर सकते हैं? अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपके साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है तो आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें इसके गहरे पहलुओं में जाना होगा। यह कोई सामान्य मनोविज्ञान नहीं है। यह उस क्षेत्र की बात करता है जो शक्ति, नियंत्रण और प्रभाव पर आधारित है। यह इंसान की कमजोरियों, इच्छाओं और डर को समझने और उन्हें एक ऐसी दिशा में मोड़ने की कला है जिसमें व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों का गहन अध्ययन है जिन्हें अक्सर नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मास्टर मैनिपुलेटर इस्तेमाल करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वे हमें अपराध बोध में डालते हैं, हमारे डर का फायदा उठाते हैं और हमें अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे निर्णय, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी सूक्ष्म रूप से नियंत्रित हो रही हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी का विश्लेषण शुरू करते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि कुछ लोग कैसे हमारी भावनाओं, सोच और धारणाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे पहला और जरूरी कदम है यह जानना कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न, हमारे डर, इच्छाएं और असुरक्षाएं ही हमें कमजोर बनाते हैं। जब कोई हमें स्वीकृति देता है तो हम खुश हो जाते हैं। जब कोई हमें अनदेखा करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब कोई हमारे डर को उभारता है तो हम घबरा जाते हैं और जब कोई हमें मान्यता देता है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यही वह मनोवैज्ञानिक आधार है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए,
जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं और वही सही है, तो क्या यह सिर्फ एक तर्क वितर्क है? जब कोई आपको यह कहकर नियंत्रित करता है कि आप उसे निराश नहीं करना चाहेंगे, तो क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक अनुरोध है? जब कोई आपको डर के आधार पर निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, तो क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है? नहीं, ये सब डार्क साइकोलॉजी की रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को अपने वश में करने के लिए करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के सबसे खतरनाक हथियार हैं मैनिपुलेशन, धोखा, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और भावनात्मक शोषण। ये सभी तकनीकें एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती हैं, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप कराता है और यह महसूस कराता है कि आप बुरे इंसान हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनकी बात मान लें, तो यह डार्क साइकोलॉजी का एक स्पष्ट उदाहरण है। जब कोई आपकी वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर आपको अपनी सोच पर शक करने के लिए मजबूर करता है, तो यह गैस लाइटिंग है। और जब कोई धीरे धीरे आपको अपने प्रभाव में लाने के लिए धोखे का सहारा लेता है, तो यह भी डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है। डार्क साइकोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मनाना बनाम मैनिपुलेशन। बहुत से लोग मनाने, परसुएजन और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म अंतर है। मनाना एक नैतिक कला है जिसमें तर्क और भावनाओं के संतुलन के साथ सामने वाले को बिना दबाव डाले सहमत किया जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन एक अनैतिक तरीका है जिसमें सामने वाले की भावनाओं के साथ खेलकर उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का गहन अध्ययन हमें यह समझाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और किन परिस्थितियों में वे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इस ज्ञान का मतलब यह नहीं कि हम इसका गलत इस्तेमाल करें, बल्कि इसका सही उपयोग हमें मानसिक रूप से सुरक्षित रख सकता है। जब हमें पता चल जाता है कि कोई हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो हम सतर्क हो जाते हैं और उसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप जानते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डार्क साइकोलॉजी की किसी तकनीक का शिकार हुए हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके निर्णय पूरी तरह आपके अपने नहीं थे, बल्कि किसी ने सूक्ष्म तरीके से आपको उन्हें लेने के लिए मजबूर किया था? क्या आप कभी ऐसे रिश्तों में रहे जहां आपको गैसलाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार बनाया गया? डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ मैनिपुलेशन को पहचानने का विज्ञान नहीं है। यह एक मानसिक कवच है जो आपको उन लोगों से बचा सकता है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। जब आप इन पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप किसी के भी मनोवैज्ञानिक खेल में फंसने से बच सकते हैं। आप अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के निर्णयों को अधिक जागरूकता के साथ ले सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है। क्या आप दूसरों के हाथों में कठपुतली की तरह रहना चाहेंगे या अपने दिमाग को इन चालों से बचाने के लिए तैयार हैं? अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर आप अपने लिए एक मजहब कॉन्स्टिट्यूट्स मानसिक कवच बना सकते हैं। चैप्टर 3, मैनिपुलेशन की कला। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मनवाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? वे न तो जबरदस्ती करते हैं, न ही कोई ठोस तर्क देते हैं, फिर भी अपने शब्दों और हाव भाव के जरिए वे सामने वाले की सोच और निर्णयों को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ लेते हैं। यह सब मैनिपुलेशन की कला का कमाल है। मैनिपुलेशन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल है जो इंसान की भावनाओं, डर, इच्छाओं और असुरक्षाओं पर खेला जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर सामने वाले के अवचेतन मन तक पहुंचकर उसे यह विश्वास दिलाता है कि उसने खुद ही कोई निर्णय लिया है, जबकि असल में हर कदम मैनिपुलेटर की योजना के हिसाब से उठाया गया होता है। सोचिए, जब कोई कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यह करोगे, तो क्या यह प्यार की मांग है या एक चालाक मनोवैज्ञानिक चाल? जब कोई आपको अपराध बोध में डालता है कि आपने उनकी मदद नहीं की, भले ही आपके पास ठोस कारण थे, तो क्या यह सिर्फ एक साधारण अनुरोध था या एक मानसिक जाल? जब कोई अपने शब्दों के जरिए आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपकी सोच गलत है और वे सही हैं, तो क्या यह सिर्फ एक बहस थी या दिमाग पर किया गया एक सूक्ष्म हमला? मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी भावनाओं में गहरे तक ढंसी होती हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और स्वीकृति चाहते हैं। जब कोई इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो वह हमें अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ सकता है। यह कला इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें अक्सर एहसास ही नहीं होता कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हर निर्णय हमें एक खास दिशा में ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक रचा गया होता है। एक कुशल मैनिपुलेटर यह जानता है कि हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोग स्वीकृति की तलाश में होते हैं, कुछ को डर के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है,
कुछ को अपराध बोध में डुबोकर काबू किया जा सकता है और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसाकर मैनिपुलेट किया जा सकता है जहां उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही न बचे। यह सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है जिसमें कोई हारता हुआ नहीं दिखता, लेकिन असल में एक व्यक्ति मानसिक रूप से हार चुका होता है। आपने शायद अपने रिश्तों, दोस्ती, ऑफिस की राजनीति या निजी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां लोग दूसरों की भावनाओं के साथ खेलकर अपना काम निकाल लेते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपको वह काम करने के लिए राजी कर लिया जो आप करना नहीं चाहते थे? क्या आपको कभी अपराध बोध में डालकर ऐसा कुछ करवाया गया जिसके बाद आपको लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया? क्या आपने कभी ऐसे लोगों से निपटा है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप हमेशा खुद को दोषी महसूस करें? मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं: गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल। ये सभी तकनीकें एक ही मकसद के लिए बनाई गई हैं: दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करना। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आपकी सोच गलत है और आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, तो यह गैसलाइटिंग है। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार काम करें, तो यह भी मैनिपुलेशन का एक रूप है। जब कोई गिल्ट ट्रिपिंग करता है तो वह आपके अवचेतन को इस तरह प्रभावित करता है कि आप खुद को बुरा महसूस करने लगते हैं और उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। कई बार मैनिपुलेशन आत्मरक्षा का एक साधन भी हो सकता है। जब कोई आपको जबरदस्ती प्रभावित करने की कोशिश करता है, कभी कभी जब आपको किसी विषाक्त व्यक्ति या नार्सिसिस्ट से निपटना हो, तो सूक्ष्म मैनिपुलेशन ही वह तरीका हो सकता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। उनकी अपनी भाषा में जवाब देना एक रक्षात्मक हथियार बन सकता है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको पहले इसे समझना होगा। अगर आप यह पहचान लें कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो आप खुद को उस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि किसी का गुस्सा, भावनात्मक तर्क या गिल्ट ट्रिपिंग हमेशा सच्ची नहीं होती। कई बार यह सिर्फ रणनीतियां होती हैं ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चलें। चैप्टर 4, मनाने की कला। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे जो कहते हैं, लोग उनकी बात मान लेते हैं। उनकी किसी भी मांग को सामने वाला ठुकरा नहीं पाता। उनकी मौजूदगी में एक खास ताकत होती है जो लोगों को उनकी बातों से सहमत होने के लिए प्रेरित करती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनाने की कला है, जिसे पर्सुएजन कहते हैं। मनाना एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान के दिमाग पर धीरे धीरे असर डालती है। यह जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म प्रभाव है जिसमें सामने वाले को यह एहसास ही नहीं होता कि उसे प्रभावित किया जा रहा है। उसे अपनी मर्जी से आपके विचारों की ओर आकर्षित किया जाता है। एक कुशल मनाने वाला वह नहीं जो दबाव डालता है, बल्कि वह जो सामने वाले के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर होता है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो क्या यह सिर्फ एक अच्छी बिक्री थी या मनाने की प्रभावी तकनीक? जब कोई नेता अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर देता है, तो क्या यह सिर्फ एक भाषण था या गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति? जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए राजी कर लेता है, तो क्या यह महज संयोग था या मनाने का प्रभाव? मनाने की असली ताकत इसकी सूक्ष्मता में छिपी होती है। यह किसी को मजबूर करने का तरीका नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वे खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाएं। यही वजह है कि सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर हों, राजनेता हों, सेल्स विशेषज्ञ हों या प्रेरक वक्ता, सभी मनाने की कला में निपुण होते हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और उसके हर निर्णय में भावनाओं का बड़ा योगदान होता है। एक कुशल मनाने वाला यह जानता है कि तर्क और तथ्यों से ज्यादा भावनाएं लोगों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि महान वक्ता अपनी बात को सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं रखते। वे उसे भावनाओं के साथ जोड़ते हैं ताकि लोग उस विचार को न सिर्फ समझें बल्कि उसे महसूस भी करें। अगर आप गौर करें तो मनाने की कला का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से महंगा खिलौना लेने के लिए जिद करता है और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तो वह अपनी छोटी उम्र में ही इस कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब कोई बॉस अपने कर्मचारी को बिना किसी औपचारिक आदेश के ओवरटाइम के लिए राजी कर लेता है, तो वह मनाने का खेल खेल रहा होता है। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने साथी को किसी खास निर्णय के लिए तैयार कर लेता है, तो वह भी इस कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन मनाना और मैनिपुलेशन में एक बारीक अंतर है। मैनिपुलेशन में सामने वाले की भावनाओं के साथ खेलकर उसे नियंत्रित किया जाता है,
जबकि मनाना एक नैतिक और संतुलित तरीका है जिसमें तर्क और भावनाओं का उपयोग करके सामने वाले को स्वेच्छा से सहमत किया जाता है। जब कोई आपको जबरदस्ती प्रभावित करने की कोशिश करता है तो कभी कभी सूक्ष्म मैनिपुलेशन ही वह तरीका होता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन से बचने के लिए पहले आपको इसे समझना होगा। अगर आप यह पहचान लें कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है तो आप उस मानसिक जाल से बाहर निकल सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि किसी का गुस्सा, भावनात्मक तर्क या गिल्ट ट्रिपिंग हमेशा सच्ची नहीं होती। कई बार ये सिर्फ रणनीतियां होती हैं ताकि आप उनकी इच्छा के अनुसार चलें। चैप्टर 4, मनाने की कला जारी। मनाने की कला यानी परसुएशन में सामने वाले को मजबूर करने की बजाय उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाकर उसकी सोच को धीरे धीरे निर्देशित किया जाता है। एक कुशल मनाने वाला कभी गिल्ट ट्रिपिंग या डर की रणनीतियों का सहारा नहीं लेता। वह सामने वाले की जरूरतों और इच्छाओं को समझता है और अपनी बात को इस तरह पेश करता है कि सामने वाला खुद ब खुद उससे सहमत हो जाए। मनाने की ताकत इसकी सूक्ष्मता में छिपी है। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो किसी की सोच को बिना दबाव डाले बदल सकती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक बेहद प्रभावी उपकरण बन सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि बड़े बड़े ब्रांड अपने विज्ञापनों में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं दिखाते, वे हमारी भावनाओं को निशाना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक परफ्यूम का विज्ञापन सिर्फ खुशबू की बात नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि इसे लगाने से आप अधिक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरे महसूस करेंगे। एक कार का विज्ञापन सिर्फ तकनीकी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता, बल्कि आपके अंदर विलासिता, साहसिकता और शक्ति की भावना जगाता है। यही मनाने की असली ताकत है, किसी चीज को इस तरह पेश करना कि लोग उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करें। अब सवाल यह है, क्या मनाने की कला को सीखा जा सकता है? बिल्कुल, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे अभ्यास और समझ के साथ विकसित किया जा सकता है। अगर आप इसे सीख लें तो आप इसे अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में एक शक्तिशाली उपकरण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5, डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपको धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि यह हो कैसे रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपको अपराध बोध में डाल रहा है या आपको अपनी मर्जी से प्रभावित कर रहा है? अगर हाँ, तो यह जानना जरूरी है कि आप खुद को डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। यह किसी के शब्दों, उनकी आवाज की टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और यहां तक कि उनकी मौजूदगी में भी छिपी हो सकती है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं वे अपने शिकार को यह महसूस नहीं होने देते कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप इन तकनीकों को पहचानना और खुद को सुरक्षित रखना सीख लें तो कोई भी आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। खुद को बचाने का पहला कदम, आत्म जागरूकता। अगर आपको अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं की गहरी समझ होगी तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैनिपुलेटर अक्सर दूसरों की असुरक्षाओं को निशाना बनाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और कौन सी चीज आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। अगर आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप किसी को भी उनका फायदा उठाने का मौका नहीं देंगे। दूसरा कदम, भावनात्मक सीमाएं बनाना। कई लोग मैनिपुलेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनात्मक सीमाएं निर्धारित नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता कि कब किसी की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और कब अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए। एक मैनिपुलेटर हमेशा चाहता है कि आप अपनी सीमाएं भूल जाएं और उसके अनुसार काम करें। वे गिल्ट ट्रिपिंग का सहारा लेंगे, आपको बाध्य महसूस कराएंगे और कई बार आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी भावनात्मक सीमाएं मजबूत कर लें और नहीं कहना सीख लें तो आप इन मानसिक खेलों से खुद को बचा सकते हैं। तीसरा कदम, तार्किक सोच और विश्लेषण। एक मास्टर मैनिपुलेटर हमेशा भावनाओं का इस्तेमाल करता है क्योंकि वह जानता है कि भावनाएं इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर आप हर स्थिति को तार्किक रूप से विश्लेषण करना शुरू कर दें तो आप उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। जब भी कोई आपसे कुछ कहे या आपको किसी बात के लिए दबाव डाले तो रुककर खुद से पूछें, क्या यह वाकई सही है या सिर्फ एक भावनात्मक जाल है? कई बार सिर्फ इतना सोच लेना ही आपको मैनिपुलेशन से बचा सकता है। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे जरूरी गुण दृढ़ता यानी वह गुण जिसमें आप अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ बिना आक्रामक हुए स्पष्ट रूप से रखते हैं। एक मैनिपुलेटर तभी ताकतवर होता है जब सामने वाला कमजोर हो, लेकिन जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी राय रखते हैं और बिना दबाव में आए अपने निर्णय लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता।
अपने आसपास के लोगों को समझें। अक्सर जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या यहां तक कि हमारे सबसे करीबी लोग। वे धीरे धीरे हमें भावनात्मक जाल में फंसाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि वे हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसलिए लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कार्यों पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, आपको अपराध बोध में डालता है या आपको मानसिक रूप से थका देता है, तो ये एक खतरे का संकेत है। मानसिक मजबूती बनाएं। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाना। इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान, आत्ममूल्य और आत्मविश्वास को मजबूत करना। जब मैनिपुलेटर देखता है कि आप अपनी कीमत समझते हैं, तो वह आपको नियंत्रित करने में नाकाम रहता है। मैनिपुलेटर हमेशा उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो भावनात्मक स्वीकृति की तलाश में हों, जिन्हें दूसरों से मान्यता चाहिए हो या जो आसानी से प्रभावित हो जाते हों। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो कोई भी आपको अपराध बोध में डालकर नियंत्रित नहीं कर सकता। दूरी बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है उससे दूरी बना लेना। यह हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन जहां मौका मिले वहां विषाक्त लोगों से बचने की कोशिश करें। कई बार मैनिपुलेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसके स्रोत से ही दूर हो जाएं। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलें। कई लोग सोचते हैं कि वे बार बार मैनिपुलेट होते रहते हैं और इससे बच नहीं सकते, लेकिन सच यह है कि डार्क साइकोलॉजी उन्हीं पर असर करती है जो इसे समझते नहीं। जब आप इन मनोवैज्ञानिक चालों को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। सवाल आपके लिए, क्या आप कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट हुए लेकिन उस वक्त आपको इसका एहसास नहीं हुआ? क्या आप गिल्ट ट्रिपिंग, भावनात्मक ब्लैकमेल या गैसलाइटिंग का शिकार हुए हैं? और अगर हाँ, तो क्या अब आप खुद को इनसे बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे या इसे एक मानसिक कवच की तरह अपनाकर हर तरह के भावनात्मक मैनिपुलेशन से खुद को बचाएंगे। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों का सार आपके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो